तो चलो आज हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर सबने सुन रखा है, सुना है, देखा भी है, तो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे यार कि आखिर उसमें किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग एक बात देखे हैं कि जो गांव के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसमें ऐसे है कि 11,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट आया हुआ है और उस ट्रांसफार्मर से हम लोग उसे कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके अपने गांव में 220 वोल्ट क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ले जाते हैं। तो बताओ यार 11,000 वोल्ट जो था इसको ट्रांसफार्मर ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट किया, 220 वोल्ट ने। तो ट्रांसफार्मर बताओ क्या है, एक डिवाइस है या नहीं है, जो क्या करता है, हाई वोल्टेज को किस में करता है बताओ, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बात समझ आया कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। पहली बात, या दूसरे तरीका सोच सकते हैं, ये भी तो कर सकता है ना यार, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। क्यों, क्योंकि मान लो कि जो प्रोडक्शन होता है पावर का, ठीक है, वो पावर स्टेशन तो बहुत दूर है ना यार, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा गांव के बगल में ही पावर स्टेशन है, ऐसा नहीं है, बहुत दूर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, बस उस पावर को मुझे सप्लाई करना है बहुत ज़्यादा दूर। मान लो कि कलकत्ता में पावर ये स्टेशन है और वहाँ से पावर मुझे कहाँ मंगाना है, झारखंड। समझ रहे बात, बोलो, अगर तुम्हें झारखंड में पावर चाहिए तो उतनी डिस्टेंस से अगर पावर वायर से, तार से आएगा, पावर मतलब क्या होता है बताओ, पावर मतलब क्या होता है, P = VI, करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट, करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। और एक बात हम लोग जानते हैं ना कि अगर कोई वायर है, बेटा क्या है, अगर कोई वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस, कोई तार है तो रेजिस्टेंस होगा ना यार, और जब इससे पावर क्या होता है, मूव करता है, तो इसमें हीट जनरेट हो जाता है। जब करंट पास होता है ना तो हीट जनरेट होता है, और हीट कितना होता है बताओ, I² RT। बात समझ आया। तो जरा मुझे ये बतलाओ कि यार पावर है VI, पावर कितना है, ये बात समझ आया। अब बहुत दूर से कलकत्ता से मुझे लाना है, ठीक है, तो क्या होगा, या दिल्ली से लाना है झारखंड तो क्या होगा, समझ रहा है, मतलब दूसरे स्टेट से अगर अपना स्टेट लाना है, बोलो, तो क्या होगा, बहुत दूर है और वायर से लाएंगे। बताओ, पोल में वायर लगा हुआ होता है ना यार, खींच के ले आते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लगाता रहता है ना। अब देखो यहाँ से जो तार से हम लोग लाएंगे तो इस तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, होगा। अगर रेजिस्टेंस है और इससे क्या पावर आ रहा है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों आ रहा है। अगर करंट ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा तो उसका स्क्वायर और ज्यादा, तो इस तार में हीट डेवलप क्या होगा, बहुत ज्यादा। और हम भेज रहे हैं यार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जरा सोचो, बहुत ज्यादा दूरी है ना, और दूरी है और इस तार में हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है, जो पावर है, वो क्या होगा, लॉस होते जाएगा। किसको देगा, एनवायरनमेंट को। तार अपने चारों ओर सराउंडिंग है ना यार, उसको देते रहेगा। अब देते रहेगा तो हम यहाँ से भेजें, पता चला कि कुछ ही दूर आया और जितना एनर्जी इसको हम दिए थे, जितना पावर दिए थे, वो क्या किया, हीट एनर्जी के में सारा लॉस हो गया। तो क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तब हम लोग एक ऐसा ट्रांसफार्मर के बारे में सोचते हैं ना जिसमें क्या हो जाए, करंट बहुत कम हो जाए, करंट बहुत कम हो जाए। अगर करंट कम हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है। बात समझ रहा है, दोनों को प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है, और अगर कांस्टेंट रहना है तो ये कम, तो ये क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो वोल्टेज को क्या कर देते हैं, बहुत हाई, और करंट को बहुत कम कर देते हैं। समझ आया। तब अब करंट कम हो गया तो हीट कम डेवलप होगा, मतलब बर्बाद जो वेस्टेज होगा वो कम होगा। बात समझ आया। तो वेस्टेज कम होगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक भेजा जा सकता है। तो देखो, पहली बात मैंने बताया कि तुम्हारे गांव में जो लगा हुआ है वो क्या किया, हायर वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया। या मुझे क्या करना है कि अगर मुझे दूर से पावर को लाना है तो
उस पावर को पहले क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को हाई करना पड़ेगा, करंट को लो करना पड़ेगा, तब ना हीट कम डेवलप होगा। तो वोल्टेज को हाई करने के लिए भी एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। बात समझ में आया? तो दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। बात समझ में आया? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ आया या नहीं आया? मतलब ये बात क्लियर हुआ कि ट्रांसफार्मर क्या है? एक युक्ति है जो किसी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है। तो लिखे, क्वेश्चन पूरा लिखो। ट्रांसफार्मर को परिभाषित करें। ट्रांसफार्मर को परिभाषित करें। इसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है ना, इसके सिद्धांत, बनावट यानी कंस्ट्रक्शन तथा क्रियाविधि वर्किंग को समझावें। ट्रांसफार्मर को परिभाषित करें, इसके सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि को समझावें। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो लिखे, आंसर लिखो यार, बहुत सिंपल। क्या लिखेगा बताओ? ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। तो लिखे, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है यानी एक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को, लेकिन कैसा वोल्टेज होता है? प्रत्यावर्ती मतलब चेंजिंग है ना, बदलते वाला है ना। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आया बात समझ में? अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये बातें हम लोग देखते हैं, है ना। देखो ध्यान से समझो। अब इसके सिद्धांत देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सिद्धांत है ना, समझना बात को। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन समझना होगा। इधर देख, ये कोई एक आयरन का कोर होता है, लोहा का कोर होता है, ठीक है, लोहा का कोर होता है, एक सीट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइल लेते हैं, ठीक है, और इस कॉइल को इसमें इस तरह से बाइंडिंग कर देते हैं, लपेट देते हैं। समझ आया बात? और पहले कॉइल को एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। बात में आया? एसी सोर्स मतलब देखो, यहां से कोई भी करंट या वोल्टेज कैसा चेंजिंग करंट या चेंजिंग वोल्टेज, ऐसी सोर्स कैसा वोल्टेज या कैसा करंट डेवलप करता है? चेंजिंग, परिवर्तित। अब मैंने बताया था कि अगर कोई एक कॉइल है और इससे कैसा धारा प्रवाहित करें, बताओ? चेंजिंग, परिवर्तित। अगर किसी कॉइल से परिवर्तित धारा प्रवाहित करें, चेंजिंग करंट पास करें, तो इस कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा, मतलब एक परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, है ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिसमें प्लस में चेंजिंग आएगा तो एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। आया बात समझ में? तो उस फिनोमेना को क्या बोले थे? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोले थे? सेल्फ इंडक्शन बोले थे ना। लेकिन अगर एक कॉइल है, इसके बगल में एक और कॉइल रखे थे, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए थे, बताओ,
तो अगर किसी एक कॉइल से धारा प्रवाहित कर रहे थे तो इसमें क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे 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 बनेगा, मतलब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन ईएमएफ इसमें भी उत्पन्न हो जाता है। इस फेनोमेना को क्या बोले थे, म्यूचुअल इंडक्शन। आया बात समझ में, स्वप्रेरण और पारस्परिक प्रेरण है ना, इसमें क्या हो रहा स्वप्रेरण, इसमें क्या हो रहा पारस्परिक प्रेरण। समझ आया बात। तो हम लोग यही करेंगे कि एक लोहा का कोर जो है आयरन का कोर पे हम लोग दो क्वाइल को लपेट दिए, दो क्वाइल को लपेट दिए, और पहले क्वाइल जिसे प्राइमरी क्वाइल कहते हैं, पहले क्वाइल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिए। एसी सोर्स से जोड़ दिए मतलब इससे करंट, कैसा करंट जाएगा, चेंजिंग करंट जाएगा ना यार। अगर चेंजिंग करंट जाएगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, सेल्फ इंडक्शन। और अगर सेल्फ इंडक्शन, अब देखो जैसे ही करंट तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इससे भी एसोसिएट होगा, मतलब प्लस में चेंजिंग आएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में भी, दूसरा कॉइल में भी क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। कोई डाउट, कोई डाउट। तो क्या हो गया इस पे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। कोई डाउट। तो सिद्धांत हुआ क्लियर कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, बताओ यार। हाँ, यह सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण तथा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ। तो लिखें, यह स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन तथा पारस्परिक प्रेरण है ना, पारस्परिक प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है। हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन, अब इसका क्या करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन। तो यहां हाँ, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी बेटा बनावट। क्या बनावट, किस तरह से ये बना होता है, किस तरह से ये बना होता है। देखो मैंने क्या बोला कि ये कैसा कॉइल है, यानी इसमें क्या लिए, एक आयरन का कोर, आयरन का कोर, लोहा का क्लोर, बताओ। तो इसमें एक आयरन का कोर होता है या कोर लिया जाता है, जिसके तो आमने सामने छोर पर क्या लपेट दिया जाता है, दो क्वाइल, दो कुंडली को लपेट दिया जाता है। एक कुंडली को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी क्वाइल, तथा दूसरी कुंडली को सेकेंडरी क्वाइल कहा जाता है। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है। देख देख के लिख देंगे, अरे लिख पाएगा ना यार, क्या लिखेगा बताओ। इसमें क्या होता है, एक लोहा का कोर होता है, लोहा का कोर होता है, इसके आमने सामने छोर में दो कुंडली को लपेटा जाता है। एक कुंडली, पहले कुंडली या एक कुंडली को क्या कहते हैं, प्राइमरी क्वाइल, तथा दूसरी कुंडली को सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है तथा सेकेंडरी क्वाइल से आउटपुट लिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है। बात समझ आया। तो लिखें, इसमें एक लोहा का कोर होता है, जिसके विपरीत
छोर पर दो कुंडली, कुंडली मतलब कॉइल है ना, को लपेटा जाता है। पहले कॉइल को प्राइमरी कॉइल तथा दूसरे कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, कहा जाता है। तथा प्राइमरी कॉइल को किससे जोड़ देते हैं? एसी सोर्स से। तथा प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स है ना से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कोई डाउट? इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना दो, ठीक। तो अब कंस्ट्रक्शन आया समझ में। अब हम लोग देखते हैं इसका क्रियाविधि, वर्किंग है ना। तो अब इसका क्रियाविधि यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्किंग, ठीक। देखो वर्किंग में करते हैं क्या है कि प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है? एक परिवर्तित धारा प्रवाहित होता है, परिवर्तित धारा प्रवाहित होता है ना। तो प्रवाहित धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या डेवलप होता है? एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, और इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। बताओ समझ में आया बात? तुम लोग क्या लिखेंगे कि प्राइमरी कॉइल में परिवर्तित, कैसा परिवर्तित बोले तो चेंजिंग धारा प्रवाहित होने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बताओ क्या उत्पन्न हो जाता है? क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? बताओ क्या प्रेरित हो जाता है? एक के कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक परिवर्तित यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, प्रेरित हो जाता है, प्रेरित, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड हो जाता है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित होने से, उत्पन्न होने से क्या हो जाता है इस पे बताओ? इस दोनों में ईएमएफ डेवलप हो जाता है। समझ में आया? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण यानी मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल में क्रमशः ईपी तथा ईएस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। समझ आया? उत्पन्न हो जाता है। कोई डाउट नहीं? अब देखो, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि मान लो कि इस पे नंबर ऑफ टर्न्स एनपी क्या लिखेंगे? प्राइमरी कॉइल में लपेटों की संख्या है ना,
प्राइमरी कॉइल में लपेटों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। इसी तरह NS बोल दो, सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की संख्या, है ना। तो अब EMF कितना उत्पन्न होगा, तो लेंज ने बताया था, बोलो लेंज के नियम से, लेंज के नियम से बताओ यार, बताओ लेंज के नियम से क्या बता, E इज इक्वल टू माइनस, हाँ dφ/dt, लेकिन टर्न्स n टर्न्स है तो क्या करेंगे माइनस NP dφ/dt। ये जो होगा ये किस में होगा, प्राइमरी कॉइल में, बताओ। तथा सेकेंडरी कॉइल ES कितना हो जाएगा बताओ, NS dφ/dt। कोई डाउट, इसे इक्वेशन 1 बना दो, इसे इक्वेशन 2 बना दो। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया बताओ। बहुत सिंपल है यार। प्राइमरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल में परिवर्तित धारा प्रवाहित होने के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है बताओ, एक परिवर्तित यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र आया तो इसके कारण क्या डेवलप होगा, EMF होगा। तो हम लोग देखें प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है और सेकेंडरी में कितना है NS है, तो लेंज के नियम से प्राइमरी कॉइल में जो उत्पन्न हुआ EMF वो कितना होगा, N dφ/dt, और इसमें कितना ES dφ/dt। समझ आया। अब यहाँ पे दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ मिटाएं इसको लिखा नहीं लिखा तो लिख लो। तो अब देखो, अब हम क्या करें, समीकरण 2 को किससे डिवाइड करें, 1 से। क्या मिलेगा बताओ, ES, क्योंकि कैसे करते हैं डिवाइड बताओ, LHS को LHS से और RHS को, तो ES/EP होगा इज इक्वल टू उधर क्या बताओ NS dφ/dt, और यहाँ क्या है NP dφ/, कटेगा। तो हमारे पास जो आया ES/EP वो कैसा आया बताओ, NS/, और ये क्या है, N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। आया बात समझ में, जिसको R से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, R से। EP/ES इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू, बहुत काम का फॉर्मूला, ठीक है। ये फार्मूला बहुत काम का है। आया बात समझ में या नहीं आया, आया। अब अगर ट्रांसफार्मर देखो, यहाँ तक हम लोग निकालेंगे। अब ट्रांसफार्मर देखो क्या है, दो बात देखेंगे। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है यानी इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी कितना 100%, मतलब जितना इनपुट दिए उतना आउटपुट दे दिया। बात समझ में आया। आइडियल किसको कहते हैं यार, जो किसी तरह का कोई अपोज नहीं करता है, कोई लॉस नहीं करता है, तो जितना एनर्जी इसने लिया उतना ही अगर दे दिया तब ये आइडियल है, कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ लिया जितना, कुछ लॉस कर दिया, उसके बाद आउटपुट मिला, तो ये आइडियल है क्या, नहीं। मतलब इसकी इफिशियंसी 100% नहीं है। अगर इफिशियंसी 100% है तो उसे आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। और इफिशियंसी अगर 100% नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। आइडियल नहीं है। बात समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ देखें कि आइडियल और दोनों वाला केस देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का केस से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसमें ना। अगर ट्रांसफार्मर क्या हो जाए बताओ, आइडियल हो जाए ना, आइडियल हो। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो, या हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर की क्षमता 100%, समझ में आया। तो ऐसे ही लिख लो, है ना, ऐसे लिख लो कि अगर ट्रांसफार्मर की क्षमता, क्षमता मतलब इफिशियंसी, है ना,
कितना हो 100% 100%, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आइडियल हो। कैसा हो? तब जितना देखो, जितना इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। बात समझ में आया? जितना लिया उतना दे देगा। और पावर कितना होता है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना डेवलप होता है? ई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बताओ? ई आई इंटू करंट। बताओ, समझ आया बात? देखो पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो जो करंट हम दिए उसके कारण यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ। बोलो, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग V को किससे डिनोट करते हैं? ई से। कैसे डिनोट किए? ई से ना। समझ आया बात? तो इसको ऐसे कर दो EP IP। समझ आया? वोल्टेज को ई से, करंट को। तो यहाँ इनपुट पावर मतलब प्राइमरी कॉइल में पावर। तो प्राइमरी कॉइल में पावर वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा बताओ? ES इंटू IS। समझ आया? EP IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब इसको मिटाते हैं। यहाँ देख, यहाँ से फिर से हम लोग निकालते हैं ES अपॉन EP का रेशियो अनुपात। देखो ES EP इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? IP अपॉन IS। अब यहाँ आ जाओ, देखो ES अपॉन EP है ना, वो क्या है? NS अपॉन NP और R है। मतलब हम इस यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? R। आया समझ में या नहीं आया? तो यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हैं, सब कुछ ट्रांसफार्मर का निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है और एक टर्न्स दे रखा है कि सेकेंडरी कॉइल में इतना है तो प्राइमरी कॉइल में कितना, तो निकाल लेंगे। बोलो, सिर्फ अगर बोल देगा कि प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना डेवलप हुआ एक पता है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है, R पता है, तो दूसरे में निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। कर लो कॉपी यहाँ तक। हालांकि तुम्हें एग्जाम में लिखना है ना, तो कहाँ तक लिखना है बताओ? यहाँ तक। वो सब केस नहीं करना है, इसे स्टार बना के लिखना, ठीक है? एग्जाम में यहीं तक लिखना, एग्जाम में यहीं तक लिखना। ये इन्हें अलग अलग केस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। अब देखो दूसरा हम लोग क्या देखें कि अगर ट्रांसफार्मर की क्षमता 100% नहीं हो, अगर 100% है तो आइडियल, तब हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? EP IP इक्वल टू ES IS, ये लगाएंगे ना। और अब दूसरा केस कि अगर ट्रांसफार्मर की क्षमता 100% नहीं हो, तब क्या होगा बताओ? तब जो हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100% इंटू 100। इस फॉर्मूला यूज करते हैं। आउटपुट पावर हमारे पास कितना होता है? देखो ES इंटू IS। इनपुट पावर कितना होता है बताओ? EP इंटू IP। बोलो, इंटू 100%। यहाँ से हम लोग क्षमता निकालते हैं ट्रांसफार्मर का। अगर क्या नहीं हो, 100% क्षमता नहीं है, तब इस फार्मूला लगाएंगे। 100% क्षमता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हुआ क्लियर? तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट, इसका क्रियाविधि और इसमें कैसे जो है पावर हम लोग निकालेंगे, मतलब देखेंगे कि क्षमता जब 100% है तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और क्षमता 100% नहीं है, इफिशियंसी 100% नहीं है, तब कौन सा लगाएंगे। हुआ क्लियर? कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे ना कि इससे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इस फार्मूले से एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और देखेंगे ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, समझा? शॉर्ट टाइम पूछता है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होता है, वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास एक और क्लास हम लोग जो है ट्रांसफार्मर में लेंगे, फिर क्लियर सारा हो जाएगा, है ना? ठीक।